जंगल के पास एक छोटा सा तालाब था। नंदू मगरमच्छ और गुल्ली मगरमच्छनी साथ रहते थे। दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ में ही घूमते हैं और कभी-कभी पानी से बाहर धूप में भी आकर बैठते हैं। नंदू गुल्ली से बहुत प्यार करता है और उसके हर खुशी का ख्याल रखता है। नंदू और गुल्ली के साथ ही उस तालाब में एक बूढ़ा कछुआ भी रहता है, पोंगो। अब नंदू और गुल्ली 2 से 3 होने वाले हैं। एक दिन ऐसे ही सर्दियों के दिन में नंदू और गुल्ली तालाब से बाहर निकलकर धूप में बैठे हैं। तभी सामने से पोंगो आता है। गुल्ली पानी में चली जाती है। कुछ आदमी आते हैं और उनके हाथ में कुछ पेड़ काटने का सामान है और वो आपस में कुछ बातें करते हैं। वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है और इन लकड़ियों को भी काट कर हम अपने काम ला सकते हैं। अब ये जगह सुरक्षित नहीं रहा, यहाँ इंसान का आना जाना हो गया है। ये इंसान बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं, जहाँ जाते हैं सारे पेड़ काट कर अपना घर बना लेते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं कहता हूँ तुम गुल्ली को लेकर जंगल के बीचों बीच जो तालाब है वहाँ चले जाओ। वहाँ मेरे कुछ भाई बंधु भी रहते हैं। तभी वहाँ गुल्ली भी आ जाती है। सही कह रहे हैं दद्दू, अब ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमें अपने बच्चे के लिए कोई सुरक्षित जगह खोजनी होगी। हाँ, ठीक कहती हो तुम भाग्यवान। कल ही हम लोग जंगल के बीच वाली तालाब में जाएंगे और वहाँ के मगरमच्छ और कछुए से बात करने कि हम लोग वहाँ रहने आ सकते हैं क्या? ठीक कहते हो दादू आप। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। सुबह नंदू और पोंगो जंगल के बीच वाले तालाब में जाने को निकल रहे हैं। हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। आप लोग भी अच्छे से जाइएगा। दोनों उस तालाब में जाने को निकल पड़ते हैं। पोंगो कछुआ तो ऐसे भी धीरे धीरे चलता है और बूढ़ा होने के कारण भी वो और धीरे चल रहा था। उसके वजह से नंदू भी धीरे धीरे चल रहा था। उधर गुल्ली पानी से बाहर आकर धूप सेक रही होती है। तभी वहाँ इंसान आ जाते हैं। गुल्ली उसको देखकर पानी में जाने लगती है। तभी एक इंसान गुल्ली की पूंछ पकड़ लेता है। गुल्ली उस इंसान को काटने की कोशिश करती है तो एक इंसान गुल्ली का मुंह पकड़ लेता है और गुल्ली के मुंह पर टेप लगा देता है। और तभी एक आदमी गुल्ली से कहता है, कल बड़ा ही गुर्रा रहा था ना मेरे पर, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। गुल्ली को रोना आने लगता है। वो नंदू को आवाज भी नहीं लगा सकती है। उसका मुंह और हाथ पैर बंधा हुआ है। इंसान गुल्ली को ट्रक में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। उधर पोंगो और नंदू दोपहर तक जंगल के बीच के तालाब में पहुंचते हैं और वहां के मगर से बात करते हैं। भाई, मैं और मेरी पत्नी गुल्ली जंगल के किनारे वाले तालाब में रहता हूँ। मेरी पत्नी गर्भवती है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आजकल इंसान बड़ा खतरनाक हो गए हैं। पोंगो भी उस तालाब के कछुए से बात कर लेता है और दोनों खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। जब दोनों अपने तालाब के पास पहुंचते हैं तो यहाँ गुल्ली को ना पाकर नंदू पागल हो जाता है और इधर उधर गुल्ली को खोजने लगता है। ये जरूर उन इंसानों का ही काम है। उधर गुल्ली एक काले अंधेरे रूम में बंद है और बहुत डरी हुई है। उसने कुछ खाना भी नहीं खाया है, सिर्फ नंदू और अपने घर को याद करके रो रही है। अगले दिन नंदू वही तालाब के पास बहुत उदास बैठा हुआ होता है। उसने गुल्ली के याद में कुछ नहीं खाया होता है। पोंगो भी उसके साथ ही होता है। तभी वहाँ कुछ इंसान आ जाते हैं और वहाँ नंदू को देखकर नंदू और पोंगो को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें भी गाड़ी में बंद करके मुंह बंद करके ले जाने लगते हैं। कछुआ तो बहुत बड़ा है, इसका मीट भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। इसे मारकर खाएंगे। हाँ हाँ, आज तो पार्टी होगा। पोंगो ये बात सुनकर रोने लगता है। वो गाड़ी एक जगह रुकती है और पोंगो और नंदू को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है।
वहीं पर गुल्ली भी होती है। गुल्ली नंदू को देखकर बहुत खुश होती है। ये इंसान बहुत खतरनाक है, ये हमें मार देंगे और हमारा चमड़ा निकाल कर बेच देंगे। तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़े देर बाद वहाँ एक इंसान आता है और वो तीनों को एक डिब्बे में बंद करके ट्रक से कहीं ले जाने लगता है। तभी वो ट्रक एक नदी के ऊपर बने ब्रिज से होकर गुजरता है। नंदू को एक आइडिया आता है। वो अपनी पूंछ से मारकर बॉक्स तोड़ देता है और ट्रक से गुल्ली को पानी में कूदने बोलता है। गुल्ली, तुम जल्दी से इस नदी में कूद जाओ। जल्दी करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। गुल्ली नीचे पानी में कूद जाती है। अब नंदू पोंगो को कूदने बोलता है। दद्दू, आप खुद जल्दी करो। भी एक इंसान वहाँ आ जाता है। अरे, कछुआ, तू कहाँ भाग रहा है? आज तो तेरे कबाब बनने वाला है। नंदू उस इंसान को अपने पूंछ से मारता है। वो आदमी डर के पीछे हो जाता है और पोंगो और नंदू दोनों पानी में कूद जाते हैं। तीनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं और गुल्ली एक छोटा सा मगर को जन्म देती है। चंदू और नंदू मिठाई वाला ये दोनों भाई थे। दोनों के मिठाई के दुकान आजू बाजू ही थे, पर चंदू का दुकान बड़ा था तो नंदू का दुकान छोटा सा ही था। दोनों भाई होकर भी उनके स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग थे। चंदू बहुत ही कंजूस और लोभी था तो नंदू बहुत ही दयावान था। एक दिन चंदू की दुकान में एक बूढ़ी औरत आई जो असल में एक चुड़ैल थी। जब वो आई तब चंदू की दुकान में बहुत भीड़ थी। बेटे सुनो। रुको जरा, लाइन में लग जाओ। पहले से इधर बहुत भीड़ है, तुम क्या बीच में ही घुस रही हो? मुझे बेटा पैरों के दर्द की वजह से इतने देर तक खड़े होना नहीं जमेगा। सुनो काकी, तुम्हें इधर खड़ा रहना हो तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मुझे परेशान मत करो। पर मेरे घर में मेरी नातिन मेरा इंतजार कर रही है, मुझे थोड़ा सा मलाई पेड़ा दे दो। क्या खिचकिच है इस बुढ़िया की? बोलो कितना मलाई पेड़ा चाहिए? मुझे 100 ग्राम चाहिए। इतना सा कौन लेता है? पर मुझे उतना ही चाहिए। रुको, देता हूँ। चंदू उस बुढ़िया औरत को 100 ग्राम से भी कम वो मलाई पेड़ा देता है। ये क्या, ये इतना सा ही? ये तो 100 ग्राम से भी कम लग रहा है। अभी 100 ग्राम मांगा तो उतना ही मिलेगा ना, थोड़ी 1 किलो दूंगा। ठीक है बेटा, पर पैसे कितने हुए? 100 ग्राम के 150 रुपए हुए। क्या, इतने? मेरे पास तो अभी 145 रुपए ही है। तो 5 रुपए कौन देगा? पूरे पैसे लेके आओ और फिर ये मलाई पेड़ा लेकर जाना। चंदू ने उस बूढ़ी औरत हाथ से मलाई पेड़ा की थैली छीन कर ली और उसे पूरे पैसे हो तभी आना ऐसा कहकर उसे वहाँ से निकाल दिया। वो निराश होकर उधर से निकल ही रही थी, तब ये सब देख रहे नंदू ने उसे रोका। माँ जी, क्या हुआ? आपको मलाई पेड़ा चाहिए था क्या? हाँ बेटा, मैंने मेरी नातिन को कहा था कि आज मैं उसके लिए मलाई पेड़ा लेकर आऊंगी, पर अभी थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे दुकान से लेकर जाइए, मैं अभी आपके लिए बांध के देता हूँ। नंदू उस बूढ़ी औरत को अपनी दुकान से मलाई पेड़ा और साथ ही बर्फी भी बांध कर देता है। ये लीजिए, अभी आपकी नातिन खुश हो जाएगी। पर ये तो बहुत ज्यादा है और ये बर्फी लेने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं, इसके कुछ पैसे नहीं है, ये मेरी तरफ से आपके और आपके नातिन के लिए। खाइए और फिर से आइए दुकान पर। बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है, पर ये पत्थर अपने तिजोरी में रख लेना, किसी को भी देना मत। ठीक है माँ जी। नंदू वो पत्थर लेकर अपने तिजोरी में रख देता है। दूसरे ही दिन जब वो तिजोरी देखता है तब वो बहुत सारे मूल्यवान चीजों से भरी दिखाई देती है। वो और उसकी पत्नी रितु चौंक जाते हैं। ये क्या, ये कहाँ से आया? ये सब उस पत्थर के वजह से तो नहीं? मुझे भी यही लग रहा है। पत्थर के वजह से धीरे धीरे नंदू अमीर होने लगा और फिर भी उसने अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ा। उसे देखकर एक दिन चंदू की पत्नी मीतू चंदू को सुनाने लगी। क्यों जी, आप इतना कंजूसी करते हो, लोगों को फंसाते हो,
फिर भी हमारी परिस्थितियों में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहे। अभी तो आपका वो भाई भी हमसे अमीर हो गया है। उसे जाकर पूछो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसके पास। हाँ हाँ, सुनाओ मत, जा रहा हूँ उसके पास। एक दिन चंदू के दुकान पर एक छोटी लड़की आती है। अंकल अंकल, मुझे वो जलेबी दो ना। पहले पैसे दो। ये लो अंकल, 50 रुपए। जलेबी 50 रुपए में तेरे पापा ने रखी है? इधर 60 रुपए की जलेबी बिकती है। पर मेरे पास तो इतने ही है। तो बाकी के पैसे लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें जलेबी देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये मेरा पत्थर देती हूँ, बहुत खास है। क्या पत्थर? हाँ, ये देखो, बहुत प्यारा है ना। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। पर आप मुझे जलेबी नहीं दे रहे। नहीं नहीं, देता हूँ जलेबी। घर के लोभ में चंदू उस लड़की को अपनी दुकान से बहुत सी जलेबी कंजूसी ना करके दे देता है और उससे वो पत्थर लेके तिजोरी में रखकर दूसरे दिन का इंतजार करता है। दूसरे दिन जब वो और उसकी पत्नी तिजोरी खोलते हैं, तब तिजोरी में सिर्फ एक पत्थर ही रहता है। चंदू अपने सर पर हाथ रखकर उधर ही बैठ जाता है। उसके लोभ के कारण आज उसका बहुत नुकसान हुआ रहता है।